Very nice. If you want to get a passport. चलो अच्छा वहां से मैं निकाल लूँ मॉड्यूल से, फिर एक बार स्टार्ट हो जाएगा। मॉड्यूल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कोई लाया तो नहीं है मॉड्यूल? कौन सा पेज है? 346. 346 ये आ रही। बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसकी काफी अच्छी वेटेज है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज की क्लास के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बोला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूं कि पहले मेरे उन क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे दे दो। नाम से पता लग रहा है आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लॉ दो तरीके से होते हैं, एक जनरल लॉ होता है और एक स्पेसिफिक लॉ होता है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल लॉ है, हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा, वहां पे भी अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो वो किस चीज का हो रहा था? कॉन्ट्रैक्ट का। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करूं, किसकी बात? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसके ऊपर लगता है? मूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसके ऊपर है? मूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगाया जाता है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मान लो किसी भी गुड्स की सेल होती है, किसी भी गुड्स की हम सेल करते हैं और उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, मतलब ब्रीच ऑफ लॉ हो जाए। क्या हो जाए? ब्रीच ऑफ लॉ हो जाए, तो उस केस के अंदर सोगा तो लग ही जाएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो आ ही जाएगा, साथ के साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आ जाएगा। और अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी और सोगा में भी, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो कौन प्रिवेल करेगा? स्पेसिफिक लॉ, क्योंकि वो स्पेसिफिक से रिलेटेड है। क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर था या नहीं था? था। यस और नो? अगर मैं स्पेसिफिक रिलीफ मांगने जा रहा हूं कोर्ट में, तो क्या उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया? आ गया। क्या उसके अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ गया? आ गया। क्या उसके अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ गया? यस। तो उसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक ही लॉ है या एक से ज्यादा लॉ है? ये क्वेश्चन है मेरा पहला। प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक से ज्यादा लॉ है, बहुत सारे लॉ है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल एसआरए भी लगेगा, वेरी गुड। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी आएगा, वेरी वेरी गुड। हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट आएगा, बट ऑब्वियस। हाँ जी। और बताओ? और जनरल सेल ऑफ, नहीं, सेल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं, सेल ऑफ प्रॉपर्टी कोई एक्ट ही नहीं। हाँ जी। रेंट वाला, हाँ, ईसमेंट एक्ट। और जनरल क्लॉसेस तो डेफिनेशन बताता है ना, लाइक
जनरल प्रोसेस कहां से लगा? सबसे इंपॉर्टेंट लॉ छोड़ दिया इन्होंने, रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट छोड़ दिया। उस वेरी वेरी गुड, बस मेरी दिल की बात थी, बस ये मैं बोलने ही वाला था कि स्टैम्प ड्यूटी एक्ट। चलो अब पारुल से बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो आज की क्लास के अंदर क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। चलो, बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों को काफी अच्छी नॉलेज है। अब वो नॉलेज यहाँ पे काम आएगी। देखो, तो हमारे पास आ गया जी, टोपा बोलेंगे प्यार से इसे हम, टोपा 1882। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखो, इन जर्नल इट इज, ऐसे लिख लो, इट इज अ जर्नल लॉ relating to immovable property। क्या बोला मैंने? इट इज अ जर्नल लॉ रिलेटिंग टू immovable property। ये क्या है? जर्नल लॉ है, किससे रिलेटेड? immovable property से रिलेटेड ये जर्नल लॉ है। उसी के साथ में लिखो स्टार बना के, इन एडिशन, in addition that comma at the same time this law also apply to transfer of movable property। But those cases which are not covered by SOGA, क्या बोला इसमें? in general it is immovable property but there are few exceptions for movable। तो इन जनरल जो है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसके ऊपर लगता है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर लगता है। सबको हो गया क्लियर यहां तक? बट कहता है एट द सेम टाइम ये लॉ किसके ऊपर भी अप्लाई है? ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज के भी ऊपर अप्लाई होता है। पर अप्लाई कब होगा? जब सोगा अप्लाई नहीं होगा, जब सोगा अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल लिख लो, गिफ्ट, एग्जाम्पल है गिफ्ट, कॉमा एक्शनेबल क्लेम, आगे एटीसी चैनल। गिफ्ट कॉमा एक्शनेबल क्लेम कॉमा एटीसी चैनल एक्सेट्रा। और एक वो लड़का बोलता था ना कुछ, एटीसी की फुल फॉर्म आजकल बच्चे कुछ बोलते हैं कॉलेज वाले, एंड ऑफ पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं, हाँ ठीक है ना। ओ भाई साहब बता, अच्छा हाँ बेटा ठीक है। चले आगे, चले आगे। देखो सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। सेकंड पॉइंट कहता है जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कौन सा एक्ट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। क्या मुझे बताओ, अगर मैं एक एग्रीमेंट करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, एक एग्रीमेंट, किस चीज से रिलेटेड एग्रीमेंट है? कि मैं परचेज करूंगा, क्या परचेज करूंगा? एक प्रॉपर्टी परचेज करूंगा। मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं एक प्रॉपर्टी क्या करूंगा? परचेज करूंगा। मुझे बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग जाएगा या नहीं लग जाएगा?
मिल जाएगा। लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरी तरफ मेरा कौन सा एक्ट है? टोपा। दूसरी तरफ मेरा कौन सा एक्ट है? टोपा। क्या टोपा भी लगेगा? If it is immovable property. हाँ, तो भाई एग्रीमेंट जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ है वो प्रॉपर्टी कौन सी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और बच्चा, एक मिनट, बच्चा कह रहा है कि सर अगर इमूवेबल होगी, क्यों? अगर मूवेबल होगी तो नहीं लग सकता क्या? लग सकता है। क्यों? अगर उस पे सोगा नहीं लग रहा तो। अगर सोगा नहीं लग रहा तो लग जाएगा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी क्या दिया? गिफ्ट का। दिया ही नहीं दिया आपको? बेस्ट एग्जांपल दिया गिफ्ट का। और ये सेक्शन, ये तो इसने मेरे को छेड़ा है बीच में, ये तो सेक्शन 112 टोपा में कवर है। कहां कवर है? सेक्शन 112 टोपा के अंदर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? सेक्शन चेक कर ले, सही बोला है गलत बोला है, चेक कर लेते ना सेक्शन, बाद में चिल्लाए कोई। 122 है, तभी मेरे को डाउट हो रहा था। रुक जा। तो जो गिफ्ट है हमारा, गिफ्ट, वो कौन से सेक्शन में कवर है? 122 के अंदर। किस पे? टोपा। बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले ये समझते हैं ना कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो किसके ऊपर लग रहा है? सर हमने एक एग्रीमेंट किया है कि हम एक प्रॉपर्टी क्या करेंगे? परचेज करेंगे। क्या मैं कह रहा हूं उसके ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी आ सकता है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, बताओ आ सकता है या नहीं आ सकता? कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा? भाई जैसे मैंने यहाँ पे प्रूफ किया ना कि आप एग्रीमेंट कर रहे हो, मैंने यहाँ पे प्रूफ किया आप एग्रीमेंट कर रहे हो किससे रिलेटेड? परचेज ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो कौन सा एक्ट आ गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया। भाई इन्होंने कार परचेज की है, कार खरीदी है इन्होंने, उन्होंने ज्वेलरी परचेज की है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ गया उसके ऊपर। क्या उस पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आ गया? यस, दोनों लॉ आ गए उसके अंदर। तो ये बताओ टोपा कैसे आएगा यहाँ पे? क्योंकि सर हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? सप्लीमेंट्री है। क्या है? सप्लीमेंट्री है। किसका? टोपा का। क्योंकि यहां पे क्या हुआ है बच्चों? सेल हो रही है। क्या मुझे बताओ, अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो दूसरी पार्टी क्या कर रही है? उस प्रॉपर्टी को सेल कर रही है। और अगर प्रॉपर्टी को सेल करेगी तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इन जनरल बात करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो क्या अपने आप टोपा आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? क्या मैं ये बोल सकता हूं हमेशा और हमेशा और हमेशा जहां टोपा वहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगना ही लगना है, जहां सोगा वहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगना ही लगना है? क्या आपको नहीं लग रहा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट इज ऑल्सो अ जनरल लॉ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट इज ऑल्सो अ जनरल लॉ। अब मुझे ये बताओ, जो टोपा है वो जनरल लॉ है या स्पेसिफिक लॉ है? नो माय डियर, जनरल लॉ है। कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, अगर कोई भी क्या होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तो उसके ऊपर हमेशा क्या लगेगा? टोपा लगेगा। और अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, हमेशा हमेशा बताओ सोगा लगेगा। बट सोगा इज अ स्पेसिफिक लॉ। क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप नहीं लग जाएगा? कुछ बातें समझ में आ रही है? इसका मतलब कि ये टोपा जनरल लॉ है। टोपा क्या है? जनरल लॉ है। तो इसका स्पेसिफिक भी तो होता होगा। बताओ कौन सा इसका स्पेसिफिक लॉ होता होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये कौन सा लॉ है? जनरल लॉ। तो बताओ कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक लॉ होता होगा? हाँ जी, कौन सा स्पेसिफिक लॉ होगा? क्या आपको नहीं लग रहा जब प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी? तो स्टैंप ड्यूटी आ गया। स्टैंप ड्यूटी एक्ट बना हुआ है नहीं बना हुआ? कौन सा ईयर है? 1899। इसका कौन सा ईयर था? 1882। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा ईयर है? कॉन्ट्रैक्ट का 1872। इधर देखो, इधर देखो, इसका मतलब कि 72 और ये 82, ये 99। इसका मतलब कि जब टोपा नहीं था, वेरी गुड, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट ही लगता था।
उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही लगता था। और सर जब स्टैंप ड्यूटी नहीं थी तो टोपा से ही काम चला रहे थे ये लोग। किससे काम चला रहे थे? टोपा से ही। फिर स्टैंप ड्यूटी एक्ट बन गया, फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बन गया कि जो भी प्रॉपर्टी परचेज करोगे उसका क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये देखो 1908 में बनाई, 1908। कुछ लिंकेज समझ में आ रही है? Yes. ठीक है पारुल। चले आगे। कोनिका हो गया? चलो आगे। बाकी जिसको भी नोट्स चाहिए होते हैं आप क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप करें, मैं यही फाइल सेंड कर दूँ। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर टोपा की बात कर रहे हैं हम लोग? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन जनरल बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्शन है मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कितने लॉ हैं। क्या जानना चाहता हूं मैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कितने लॉ हैं। सर सबसे पहले हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। किसका एग्रीमेंट होता है? परचेज का। वेरी गुड। तो कौन सा लॉ लग जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट लग जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख लो। कौन सा एक्ट लग जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नंबर है इसका? 1872। 1872। दूसरा मुझे बताओ, क्या जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब इन जनरल ले रहा हूं अभी, सेल। बाकी इसके अंदर बहुत सारे वर्ड आएंगे, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, मॉर्गेज, बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे इसके अंदर। अब ये की मतलब लिया सेल। क्या सेल हो गई? सेल होने से उसके ऊपर कौन सा एक्ट लग गया? टोपा 1882। क्या मुझे बताओ, जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी जाएगी नहीं जाएगी? और अगर स्टैंप ड्यूटी जाएगी तो कौन सा एक्ट लग जाएगा? स्टैंप ड्यूटी एक्ट 1899। क्या मुझे बताओ, उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी करानी पड़ेगी नहीं करानी पड़ेगी? करानी पड़ेगी। और अगर मैं रजिस्ट्री कराता हूं, तो कौन सा एक्ट लग जाएगा? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। मुझे बताओ, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कौन सा है? जर्नल या स्पेसिफिक? जर्नल का मतलब क्या समझे? जर्नल लॉ का मतलब ये हर जगह लगेगा, कहीं पे भी हो। स्पेसिफिक रिलीफ की बात कर रहे थे तो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ रहा है, पार्टनरशिप की बात करो तो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स की बात करो तो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ जी, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करोगे हर जगह क्या आएगा? टोपा। क्यों? कौन सा लॉ है? जर्नल लॉ है। स्टैंप ड्यूटी, वेरी गुड, स्पेसिफिक लॉ है। रजिस्ट्रेशन, स्पेसिफिक लॉ है। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट, वेरी गुड। क्या मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन एक्ट लगता है? क्या मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन एक्ट लगता है क्या?
याद नहीं, उसके ऊपर भी कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ लगता है? Specific view because it deals with registration, irrespective of the thing. क्या कार का रजिस्ट्रेशन एक्ट से लेना देना है? यार मुझे इसमें पता नहीं, याद नहीं। मैं एक बार बताओ, मैंने यहाँ पे बेटा ऊपर लिखा क्या है कि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट किसके ऊपर लग रहा है? फिर मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पे, कार इमूवेबल है। आज एक बच्चा सुबह कह रहा था, मैं जीएसटी की क्लास में था, मैंने कहा बच्चे को कि मारुति कंपनी साइकिल बनाती, कह रहा हाँ सर। मैं ये क्या हो गया, इसको क्या बनाती है? फिर मैं यहां बात कर रहा हूं इमूवेबल की, वो कह रहा नहीं। अगर ये बताओ ये मूवेबल में भी लगता तो क्या मैं यहां लिखवाता नहीं क्या? फिर सर फिर उसका रीजन दो। यस सर नो, अभी दूंगा, थोड़ा वेट, गुदगुदी करो पेट के अंदर, ठीक है फिर देता हूं थोड़ी देर में। चले आगे, जर्नल और स्पेसिफिक में डिफरेंस समझ में आ गया। जर्नल लॉ हमेशा हर जगह लग जाता है, स्पेसिफिक तो क्या है, उसी चीज से रिलेटेड होगा। मतलब भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में आना पड़ेगा। मूवेबल का क्या होना है बाद में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ, 3 बातें हमने सीख ली। ये थोड़ा दूर पड़ जाता है कमर का, क्या होगा, झुकना पड़ रहा है आगे। तीसरी बात देखो क्या लिखी, नहीं 3 हो गई ना, फोर्थ में आओ, मुझे बताओ इसका नाम क्या है? टोपा 1882। अब एक एक लाइन की इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्या मुझे बताओ, आपको नहीं लग रहा, चलो सर पहले तो ये बताओ कि सर ये जो लॉ है, सबसे पहले ये बताओ कि ये इनफोर्स कब हुआ है ना भाई। सबसे पहले तो सर ये बताओ कि ये लॉ इनफोर्स कब हुआ। तो क्या डेट है इनफोर्स की? 1 जुलाई, लिख लो 1 जुलाई 1882, 1 जुलाई 1882। ठीक है, यहां तक। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका इनेक्टमेंट कब हो गया था? इनेक्टमेंट समझते हो? हाँ जी, इनेक्टमेंट समझते हो? मतलब कि पास्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कब पास कर दिया था? तो पार्लियामेंट से पास हो गया था जी ये 17 फरवरी 1882। और इनफोर्स कब हुआ था? 1 जुलाई को। अब मुझे बताओ इसका जो ईयर है क्या है? वो 1882 है। आपको नहीं लग रहा आजादी से पहले का लॉ है? क्यों पढ़ रहे हैं? और हमारे हिंदुस्तान में ये एप्लीकेबल कैसे? भाई अगर ये अंग्रेजों ने, मतलब देखो अगर ये 1882 लिखा है, इसका मतलब ये बनाया किसने होगा? ब्रिटिश, अंग्रेजों ने बनाया होगा। तो अंग्रेजों का लॉ हम पे क्यों थोपा जा रहा है? और अगर थोपना भी था तो ईयर चेंज कर देते ना, जैसे इनकम टैक्स में ईयर चेंज कर दिया था 1961, कंपनीज एक्ट का चेंज कर दिया था 1956। ये तो सबको पता है, 2013 भी आ गया। तो उसी तरीके से इसका ईयर तो चेंज कर सकते थे ऐसा। देखो जी, आर्टिकल 372 की वजह से। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 372। इसको लिख लेना, आर्टिकल 372 बोलता है यहाँ पे
कि अगर कोई भी प्री इंडिपेंडेंस, क्या बोलता है, अगर कोई भी लॉ है जो क्या है प्री इंडिपेंडेंस लॉ है, तो वो इंडिया में कौन से आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब समझ गए ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कौन से आर्टिकल की वजह से एप्लीकेबल हो जाता है, आर्टिकल 372 की वजह से वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो आर्टिकल 372 क्या बोलता है, आर्टिकल 372 बोलता है ब्रिटिश enactment are applicable of independent India. British enactment are applicable of independent India. ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाओ आप, पॉइंट नंबर 6 पे, 6 पॉइंट है, 5th है। अभी आपने टोपा में क्या क्या कर लिया 1882 के अंदर, सर हमने 1882 कर लिया, 1882 आपने कर लिया, यस और नो? एक्ट तो आपको पता ही है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, एक्ट कौन बनाता है, लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब इसमें दो वर्ड है, कौन से दो वर्ड है, ट्रांसफर और दूसरा कौन है, प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम कौन सा वर्ड जानने जा रहे हैं, ट्रांसफर। सबसे पहले हम ट्रांसफर जानेंगे कि ट्रांसफर का मतलब क्या है। ठीक है, तो बोलता है ट्रांसफर इज अ वाइडर टर्म। ट्रांसफर क्या है, एक वाइडर टर्म है, ट्रांसफर इज अ वाइडर टर्म। ट्रांसफर क्या है, एक वाइडर टर्म है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ट्रांसफर के अंदर सेल आ जाएगा? यस। अच्छा, ट्रांसफर किसकी बात कर रहे हैं, किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है? वेरी गुड, ये ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इन जनरल हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल हो रही है, सेल कैसे हो रही है बेटा? सर एक तरफ सेलर है और दूसरी तरफ वो लोग कौन है, बायर है। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है और मैं कह रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी आप खरीद लो। मेरी प्रॉपर्टी है और मैं कह रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी आप खरीद लो, तो मैं हो गया सेलर और आप क्या हो गए, बायर। क्या मुझे बताओ हम दोनों के बीच में सेल हो गई या नहीं हो गई? सिंपल है। दूसरा है एक्सचेंज। दूसरा क्या है, एक्सचेंज। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी आपस में एक्सचेंज हो सकती है? यस, हो भी सकती है। भाई मेरा देहरादून के अंदर एक प्लॉट है और जिसमें मैंने क्या कर रखा है, एक घर बना रखा है। मेरे ही कोई कलीग हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर क्या कर रखा है, एक घर बना रखा है। उन्होंने मुझे कहा मैं देहरादून जा रहा हूं और वहीं रहूंगा, तो मैंने कहा मेरा वो वाला घर ले लो। आप देहरादून में जो, देहरादून पता है ना सबको, देहरादून में जो घर है आप वो ले लो। और उन्होंने कहा कि जो मेरा यहाँ पे घर है आप वो ले लो। हो सकता है बार्टर, हो सकता है। क्या ये भी ट्रांसफर माना जाएगा? यस, ये भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेफिनेशन हम बोलेंगे वो इंक्लूड्स है। सर बार्टर भी इंक्लूडेड है? हाँ जी, बार्टर भी इसके अंदर है इंक्लूडेड। लेकिन बार्टर किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। बार्टर किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। घोड़े और वो भैंसे नहीं लेके आनी है, ठीक है ना, आ रही बात समझ में? बार बार बोल रहा हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा लीज। क्या लीज को भी ट्रांसफर मानेंगे? यस।
लीज के केस में बताओ कौन होंगी दो पार्टी? lesser, लेसर और लेसी। लेसर और लेसी। इसका एग्जाम्पल लिखे जी, ए और बी। प्रॉपर्टी किसकी है? ए की। ए की प्रॉपर्टी है, ए की क्या है? प्रॉपर्टी है। और ए भाई साहब क्या कर रहे हैं? अपनी प्रॉपर्टी बी को क्या दे रहे हैं? रेंट पे दे रहे हैं। इन्होंने अपनी ये प्रॉपर्टी बी को किस पे दे दी? रेंट पे। क्या मुझे बताओ, अगर ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को रेंट पे दे दी, ए क्या बन गया? लेसर। ए बन गया लेसर और बी क्या बन गया? लेसी। तो लेसर और लेसी किस केस में होता है? जहां पे रेंट एग्रीमेंट होता है। जहां पे क्या होता है? रेंट एग्रीमेंट। मुझे बताओ क्या यहाँ पे एक रेंट एग्रीमेंट बनेगा या नहीं बनेगा? और अगर रेंट एग्रीमेंट बनेगा तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है? नहीं हो रही है? क्या इसमें टाइटल ट्रांसफर हो रहा है? क्या इसमें टाइटल ट्रांसफर हो रहा है? नो। इसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है बताओ? sir, राइट। right, yeah, इसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है? राइट। यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है? राइट। कि भाई तुझे राइट दिया जा रहा है कि तू अपनी पोजीशन में ये प्रॉपर्टी ले और 1 साल तक यूज कर, 1 साल 11 महीने जो भी है यूज कर। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहाँ पे? अगला आ जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ। ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर के अंदर सेल आ जाएगा? क्या ट्रांसफर में सेल आ जाएगा? यस। क्या ट्रांसफर में एक्सचेंज आ जाएगा? क्या ट्रांसफर में लीज आ जाएगा? क्या ट्रांसफर के अंदर मॉर्गेज आ जाएगा? yes, mortgage आ जाएगा। क्या मॉर्गेज में भी दो पार्टी होती हैं? कौन कौन? नहीं, मॉर्गेज में दो पार्टी कौन होती है? mortgager, मॉर्गेजर। mortgage, और दूसरा कौन होगा? मॉर्गेज। क्या इसका भी एग्जाम्पल बना सकते हो? यस। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? अंश सर, एक पार्टी ए, दूसरी पार्टी कौन? बी। ए कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझे क्या दे रहा हूं? सिक्योरिटी दे रहा हूं। मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे दे रहा हूं, मतलब मॉर्गेज करा रहा हूं। मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझे क्या करा रहा हूं? मॉर्गेज करा रहा हूं। सिक्योरिटी का मतलब मॉर्गेज करा रहा हूं। बदले में तुझसे क्या ले रहा हूं? लोन। बदले में उससे लोन ले रहा है वो। क्या ये मॉर्गेजर हो गया या नहीं हो गया? ये कौन हो गया? मॉर्गेजर। और ये कौन हो गया? मॉर्गेजी। क्या इसे भी ट्रांसफर बोला जाएगा? क्या इसे भी ट्रांसफर बोला जाएगा? यस। अगला देखो, क्या गिफ्ट भी ट्रांसफर होगा? yes, यस। बोलो क्यों? because the ownership is being transferred to another, क्या गिफ्ट के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है? यस। complete ownership, कंप्लीट। बात समझ में आ रही है? गिफ्ट में कौन होती है? दो पार्टी। लिखो, डोनर, डोनी। गिफ्ट में दो पार्टी होती है, डोनर, डोनी। yeah, एक और टर्म लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। लाइसेंस। सुना है कभी लाइसेंस? ये गाड़ी का लाइसेंस नहीं है। sir, if you have a degree on license, no, like pharmacy, लाइसेंस का मतलब क्या होता है? परमिशन। uh, लाइसेंस का मतलब क्या होता है? परमिशन। आपने सिनेमा हॉल की टिकट ले ली तो आपको परमिशन मिल गई कि आप सिनेमा हॉल में जाके मूवी देख सकते हैं। आपने होटल बुक करवा लिया, आपको परमिशन मिल गई कि आप उस रूम में एंजॉयमेंट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो लाइसेंस का मतलब समझ में आया?
ठीक है, लाइसेंस का मतलब है परमिशन, और जो परमिशन कितने टाइम पीरियड के लिए होगी, शॉर्ट टर्म के लिए, टेम्परेरी पर्पस के लिए होगी, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं होगी। सर ये तो ये मूल प्रॉपर्टी का नहीं है ना? अभी आएंगे बेटा, अभी आएंगे, अभी मैं केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, आगे बात समझ में। लाइसेंस तो मूल प्रॉपर्टी है। क्या कह रहे हो? नहीं, लाइसेंस हाउ इट फिट्स इन मूल प्रॉपर्टी। लाइसेंस इमूवेबल प्रॉपर्टी, अबे होटल में, होटल में आप स्टे कर रहे हो तो लाइसेंस ही तो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है वो। फिर बाकी थोड़ी देर में और डिटेल में जाएगा ये चार्ट, थोड़ी देर में। सिक्स चार्ट में आ जाओ, 6 पॉइंट नंबर 6। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, बेस बन रहा है। क्या बन रहा है? बेस। क्या बन रहा है? कौन बोला? गुड। कौन बोला? बेस कौन बोला? गुड। सारे बोला करो, जोर से बोलो। बेस। बेबी को क्या पसंद है? ठीक है, ये कौन बोला? ठीक है, 6 पॉइंट कोनिका ने बोला। अच्छा, 6 पॉइंट, 6 है ना। अब मुझे बताओ, टोपा 1882, ये तो हो गया ना 1882। क्या मुझे बताओ, टी का मतलब क्या था? ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर के अंदर सेल भी आ गया? क्या ट्रांसफर के अंदर लीज भी आ गया? क्या ट्रांसफर के अंदर लाइसेंस भी आ गया? क्या ट्रांसफर के अंदर मॉर्गेज भी आ गया? क्या ट्रांसफर के अंदर गिफ्ट भी आ गया? क्या ट्रांसफर के अंदर बहुत कुछ आ गया? यस। अगर ट्रांसफर वर्ड नहीं होता और ये केवल सेल होता तो मैं इसे बोलता सेल ऑफ। क्या बोलता? सेल ऑफ। आगे क्या बोलता? प्रॉपर्टी की जगह इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की जगह क्या बोलता? इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। क्योंकि बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो ऑलरेडी 1930 बना हुआ है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑलरेडी 1930 बना हुआ है। क्या इस एक्ट का नाम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट हो सकता था? हो सकता था, बट देयर इज ए कट, बहुत बड़ा कट, कि सर असली में हम यहाँ पे ट्रांसफर वर्ड में सेल को कवर नहीं कर रहे, सेल के अलावा भी बहुत कुछ कवर कर रहे हैं, लीज, लाइसेंस, गिफ्ट, मॉर्गेज। आगे जी बात समझ में, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग इसके। और सर प्रॉपर्टी में हम अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे होते तो यहाँ पे इमूवेबल लिखा होता, पर यहाँ पे इमूवेबल नहीं लिखा। इसका मतलब सर अगला मीनिंग आप बताने जाओगे किसका? प्रॉपर्टी का। देखो अब 7th पॉइंट, प्रॉपर्टी का मीनिंग बताता हूं। 7th पॉइंट पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 7, प्रॉपर्टी वर्ड का मीनिंग। प्रॉपर्टी वर्ड का क्या मीनिंग है? प्रॉपर्टी वर्ड का मीनिंग है जी बंडल ऑफ राइट्स। क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी वर्ड को? बंडल ऑफ राइट्स। बंडल ऑफ राइट्स इक्वल टू एब्सोल्यूट राइट, नहीं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ये ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है। बंडल ऑफ राइट्स, बंडल ऑफ राइट्स का मतलब क्या होता है? Sir, it might be possession, ownership, lease. बंडल ऑफ राइट्स का मतलब क्या होता है? देखो बंडल ऑफ राइट्स के अंदर टाइटल भी आ जाएगा। टाइटल का मतलब समझ गए? ओनर। क्या बंडल ऑफ राइट्स के अंदर राइट ऑफ एंजॉयमेंट आ जाएगा? राइट ऑफ एंजॉयमेंट किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे मेरी पार्किंग है
और मेरी पार्किंग बहुत बड़ी है, तो मैं आशी को क्या कह रहा हूं कि आप भी अपनी कार मेरी पार्किंग में पार्क कर लिया करो। उन्होंने कहा ठीक है सर। आगे बात समझ में? क्या मुझे बताओ उन्हें राइट ऑफ एंजॉयमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा? मेरा गार्डन है, दिल गार्डन गार्डन नहीं, मेरा क्या है गार्डन है, और मैं गार्डन में बैठ के क्या है कॉफी पीता हूं शाम को। तो मैंने रवि को बोला तू भी आ जाए कर अपनी सॉरी मतलब सॉरी अपनी वाइफ के साथ, मतलब तू रवि थोड़ी ना, और भी तो रवि हो सकते, ठीक है, मैं पहले ही बोला था इसलिए एग्जांपल दूं या नहीं? ठीक है, तू अपनी वाइफ के साथ आ, वहां बैठ के कॉफी पी, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? क्या मैं राइट ऑफ एंजॉयमेंट दे रहा हूं या नहीं दे रहा? क्या ये, क्या मुझे बताओ वो भी एक प्रॉपर्टी है या नहीं है? अगर कोई केवल प्रॉपर्टी को बस ये बोलता है कि प्रॉपर्टी में बस टाइटल होता है, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है? और क्या है? क्या राइट गिवन बाय लॉ हो सकता है? क्या कानून भी कई बार हमें राइट दे सकता है? हाँ, एक पुजारी है टेंपल में, उसे ही क्या है दान, जो आप दान देते हो डोनेशन, उसे लेने का राइट है। क्या कोई दूसरा आके ले सकता है? ये बैठ जाएगा, रवि बैठ जाएगा, चलो जी मुझे दो दान। आ रही कुछ बातें समझ में? कोई दिक्कत? इसका मतलब कि सर बंडल ऑफ राइट्स का मतलब है बहुत सारे राइट्स। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपके बहुत सारे राइट हो। अच्छा, एक होगा तो भी चलेगा, यस। एक से ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। जिसको मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी, जिसको मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी, क्या मैंने टाइटल ट्रांसफर किया? मैंने उसे भी क्या दिया? राइट ऑफ एंजॉयमेंट। या मैंने क्या दिया? राइट ऑफ पोजेशन। यस और नो? अगर मैं रेंट में किसी को प्रॉपर्टी दे रहा हूं तो मैंने राइट ऑफ पोजेशन दिया है कि भाई ये प्रॉपर्टी तेरे पोजेशन में। क्या मैं उससे वो प्रॉपर्टी रिवर्ट कर सकता हूं? नो। जितना मेरा एग्रीमेंट है उस टाइम पीरियड के बीच में मैं नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? इसलिए जब डीड बनाई जाए तो उस टाइम पे ध्यान रखा जाए। जब हम डीड बनाए तो उस टाइम पे हम इन चीजों को ध्यान में रखें। तो क्या बंडल ऑफ राइट्स के अंदर एक राइट आता है या एक से ज्यादा राइट आ जाते हैं? सर एक से ज्यादा आ जाते हैं। पर क्या एक राइट आएगा तो भी चलेगा? तो भी चलेगा। अगर केवल एक राइट आ रहा है तो भी चलेगा। क्या मैंने प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब बता दिया? नो। मैंने बस ये बताया कि प्रॉपर्टी के अंदर बंडल ऑफ राइट्स होते हैं। प्रॉपर्टी होती है दो। प्रॉपर्टी कितनी होती है बेटा? दो। दो प्रॉपर्टी होती है, बना लो। एक प्रॉपर्टी होती है टेंजिबल, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इंटेंजिबल। तो एक टेंजिबल प्रॉपर्टी, दूसरी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। मुझे ये बताओ, सबसे पहले बात करते हैं इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की। मैं दूसरे पेज पे चला जाऊं? नया पेज ले लेता हूं। तो मुझे बताओ प्रॉपर्टी कितनी होती है? प्रॉपर्टी होती है दो, एक टेंजिबल प्रॉपर्टी, एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है यहां तक? अब मुझे बताओ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या है? which you can feel by sense, no, which you cannot feel, sorry. क्या मैं बोल सकता हूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इसका मतलब क्या? आईपीआर। आईपीआर मतलब कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। जैसे मैंने कोई किताब लिखी, बुक, मैं उसका क्या हूं? ऑथर। मैं उसका क्या हूं? ऑथर। तो जो मैंने किताब लिखी है मैं उसका क्या हूं? उस किताब का ऑथर हूं। क्या मैं किसी पब्लिशर को मैं राइट दे सकता हूं कि आप मेरी किताब पब्लिश कर लो? यस। तो मैं उसे क्या कर रहा हूं? अपना राइट दे रहा हूं अपनी प्रॉपर्टी का। क्या ये भी मेरी प्रॉपर्टी है या नहीं है? क्या मेरी जो किताब है, जो किताब मैंने लिखी है, क्या वो भी एक प्रॉपर्टी है या नहीं है? पारुल, प्रॉपर्टी है। क्या उस किताब के अंदर मेरे बंडल ऑफ राइट्स है या नहीं है? यस, वहां पे मेरे बंडल ऑफ राइट्स है। मुझे बताओ इसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? बुक के ऊपर
हाँ, बुक के ऊपर कॉपीराइट एक्ट। कौन सा एक्ट लगेगा? कॉपीराइट एक्ट। क्या ट्रेडमार्क एक्ट भी है? यस। क्या पेटेंट एक्ट भी है? यस। समझ गए? क्या मुझे बताओ, जो लोग ये कह देते हैं बस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? लैंड। क्या वो मतलब गलत हो गया? नहीं हो गया? अगर कोई भी ये बोलता है कि प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी का मतलब लैंड है, ठीक है, तो भाई ये चीज क्या हो गई? गलत हो गई। प्रॉपर्टी का मतलब है टेंजिबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, और इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज के लिए अदर लॉस है, उसमें टोपा नहीं लगता। क्यों? देखो, अगर टेंजिबल प्रॉपर्टी होगी तो वो भी दो होंगी, या तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी या तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। क्या मुझे बताओ, टेंजिबल प्रॉपर्टी भी तो दो होंगी, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी मैं 2 मिनट के लिए इस चीज को छोड़ रहा हूं, मैं कोई और चीज बता रहा हूं, फिर कनेक्ट करूंगा। एक चार्ट अलग से बना लो एक पेज पे। यहां तक कर लिया? कर लिया? मैं किस चीज के रिगार्डिंग चार्ट बना रहा हूं कि मैंने बोला ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर वर्ड का मतलब पता लग गया? सेल, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, मोर्गेज और गिफ्ट, और भी बहुत कुछ आ जाएगा। क्या ट्रांसफर, किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है? प्रॉपर्टी का। क्या प्रॉपर्टी आपको पता लगी? कौन सी प्रॉपर्टी? क्या प्रॉपर्टी आपको पता लगी? कौन सी प्रॉपर्टी बताओ? मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी? देखो, मैं इंटेंजिबल की तो बात ही नहीं कर रहा। क्यों? टोपा लगता ही नहीं उसके ऊपर, उसके ऊपर टोपा लगता ही नहीं है, तो मैं इंटेंजिबल प्रॉपर्टी की तो बात ही नहीं कर रहा। मुझे बस अब ये बताओ कि यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल में सोगा लगता है, मूवेबल में यूजुअली जनरल। तो लिखो, असली में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके बारे में लिखो। अ पर्सन, क्या बोलता है? अ पर्सन कोई क्लासरूम खाली है? अच्छा है। मेरे बैग में तो चार्जर है, लेकिन लॉगिंग क्लास ना कंपनी है। अरे यार सुनो, नहीं वहां कहाँ देख रहा है? इधर ही रहा ना। नहीं बेटा, आने वाला है। वो बैग ही तो मेरा ही है। मालूम, तुम्हारा वाला सीख हो गया इसमें। बैग में हाथ डाला और चार्जर नहीं दिखा।
उसने पहले डिविडेंड पढ़ा हुआ था लेकिन उसके बताया ना मार्क्स मैंने अकाउंट्स में 60 से ऊपर है, कॉस्टिंग में भी 60 से ऊपर है। तो लॉ पहले पढ़ा हुआ था, डिविडेंड का लेक्चर देखना था, सेक्शन 123 में डिविडेंड है। कह रहा सर इसकी पेनल्टी तो इसमें लिखी ही नहीं है, आपने बता दिया 450 में, हमें तो पता ही नहीं। डिविडेंड की पेनल्टी 450 में दे रखी है। अभी तुम देखो आज कितना मजा आने वाला है आपको। इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ भाई मुझे बताओ, अ पर्सन इज ओनर। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक पर्सन ओनर कैसे बनेगा बताओ? बाय रजिस्ट्रेशन, यस और नो? अगर मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी का, कोनी का क्या बनना है? ओनर बनना है, तो बेटा मैं कैसे ओनर बनूंगा? सर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो कौन सा एक्ट लगेगा? रजिस्ट्रेशन एक्ट लग जाएगा। बाकी मैंने जीआईजीएल में रजिस्ट्रेशन पढ़ा रखा है, जिस बच्चे को पढ़ना हो पढ़ लेना। बच्चा कह रहा है सर अभी तो जो सिलेबस में वही पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इन जनरल अ पर्सन, अ पर्सन इज ओनर। ओनर कैसे बनेगा मूवेबल प्रॉपर्टी का? बताओ जी, मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर कैसे बनेगा? बोलो। पोजेशन से बनता है। ये लैपटॉप मेरे पास है,
ये लैपटॉप मेरे पास है तो मैं इस लैपटॉप का क्या हूं? ओनर हूं। मैं इस लैपटॉप का क्या हूं? ओनर हूं। आगे लिखो but there are some exceptions but there are some exceptions इन जनरल हमेशा क्या होता है, अगर किसी को भी मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या बनना है? ओनर बनना है, तो वो कैसे बनता है? बाय पोजीशन। कैसे बन जाता है? बाय पोजीशन। पर उसकी क्या है? एक्सेप्शन है। जैसे कार, जैसे बाइक, आशी जैसे बाइक एक्सेट्रा। क्योंकि इसके लिए आपको क्या कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कौन से एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? यही बात कर रहे थे ना अभी हम लोग इसी चीज की बात कर रहे थे। बताओ कौन से एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। इसलिए तो राजेश सर ने पहले ही बता दिया था कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप बाय पोजीशन तो ओनर बन गए, पर किसी किसी चीज के अंदर बाय पोजीशन आप ओनर नहीं बनते, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कौन सा एक्ट है जो कहता है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? ओके सर मोटर व्हीकल एक्ट। वेरी वेरी गुड। कौन सा एक्ट है? मोटर व्हीकल एक्ट। लिख लो तीर निशाने पे। आज तो क्या बात है, क्या खा के आया है। रसगुल्ला। होम स्वीट। नहीं, कॉलेज में। अच्छा, सच में बोल रहा है या मजे ले रहा है? सर मेन्यू देखो। मोटर व्हीकल एक्ट तो अपना मोटर व्हीकल एक्ट है। अब मैं वो चीज बताने जा रहा हूं, हिल जाओगे आप जहां बैठे, तो प्लीज जरा अपनी सीट थाम लें। क्या बोलते हैं वो? अच्छा, सीट की पेटी बांध लें भैया, फ्लाइट उड़ने वाली है अपनी। ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? मूवेबल। कौन सी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल। क्या ऐसा हो सकता है किसी प्रॉपर्टी के अंदर दोनों ही लॉ लग जाए? क्वेश्चन देखा मेरा? वन सेकंड रुक जा। क्या ऐसा हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को लेके दोनों लॉ लग जाए, मूवेबल भी और इमूवेबल? बस वो नहीं पता भाई। अरे एक बार सोच। इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता सर आई टेल यू तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 100%। हाँ भाई, अरे हो सकता कितने कह रहे हो सकता है? नहीं हो सकता है सर। तू कह रहा है ना वो तो। ना तो रीजन क्या हाँ बताओ। भाई, और कोई? रवि के साथ? अच्छा, नो कमेंट्स। क्या बात, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ना। ये दोनों के दोनों लॉ आपस में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ। लिख लो। यस सर। ये दोनों लॉ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ है। क्या मतलब? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ का मतलब क्या? ये दोनों अलग-अलग नहीं। वेरी गुड। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन सा लग रहा है? सोगा। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में कौन सा लग रहा है? सोगा। तो क्या उस पे टोपा लग पाएगा? नेवर नेवर नेवर। आ रही बात समझ में? पर टोपा कभी अकेला नहीं लगता, साथ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, साथ में रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और भी कुछ लॉ हो सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो मतलब नहीं होता ना। नहीं। क्यों नहीं हो सकता? बता दिया। So if it is immovable property, transfer property act will apply. If the move which is not applicable on that property, immovable property one act is not governing, that part which is not governing is covered by SOGA. सिंपल सी बात है। देखो रवि, आपको ऐसे बोलना चाहिए
कि सर मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो लॉ है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ है। अगर एक लॉ लगेगा तो दूसरा नहीं लगेगा। इधर देखो मैंने क्या स्टेटमेंट बोली, अगर एक लॉ लगेगा तो दूसरा लॉ नहीं लगेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टोपा लग गया तो क्या सोगा लग पाएगा? नेवर। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर रजिस्ट्रेशन एक्ट लग रहा है? कौन सा एक्ट लग रहा है? रजिस्ट्रेशन एक्ट लग रहा है। क्या टोपा भी लग सकता है? यस। आ गई बात समझ में? अब मुझे बताओ, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सोगा नहीं लग रहा तो कौन सा लॉ लगेगा? टोपा। वेरी गुड। केस गिफ्ट। कौन सा केस? गिफ्ट। मैंने वहां पे लिखवाया भी था, इन एडिशन टू दैट ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी covered under SOGA, but if it is not covered by SOGA then TOPA, transfer of property। कैसे चलेंगे पता लग गया? ठीक। अब जो मैंने चार्ट छोड़ा था उसमें वापस आते हैं। जो मैंने चार्ट छोड़ा था जानबूझ के छोड़ा था। क्या मुझे बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजन क्लियर? क्या मूवेबल प्रॉपर्टी से प्रोविजन क्लियर? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर बनना है तो कहां से बनेंगे? रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर बनना है बाय पोजेशन, बाय पोजेशन ओनली सम एक्सेप्शंस। एग्जांपल सर कार, बाइक, मोटर व्हीकल एक्ट। अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर रजिस्ट्री नहीं कराई तो आप उस मूवेबल प्रॉपर्टी के ओनर नहीं माने जाओगे। आपने लैपटॉप खरीदा, आपके घर में वॉशिंग मशीन भी होगी, आपके घर में फैन भी होगा, आपके घर में एसी भी होगा, क्या आपने रजिस्ट्री करा रखी है? क्या मैंने रजिस्ट्री करा रखी है? क्या नहीं। क्या मैं उन सब मूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक हूं या नहीं? मेरे वेयरिंग अप्लायंस, जो मैंने कपड़े पहने हैं, क्या मैं इसका भी मालिक हूं या नहीं? यस और नो? बात समझ में आ रही है? मूवेबल प्रॉपर्टी बाय पोजीशन। रुक जाइए। हाँ जी सर, जो ज्वेलरी होती है नॉर्मली तो ज्वेलरी होती है तो उसका भी सर्टिफिकेट बन के आता है वैसे तो। हाँ, बट बाय पोजीशन ही हम क्या करते हैं कि हमारी है। कैसे? आपने बस वो क्या कर लिया, जूलर से बिलिंग करवा ली। नहीं, सर्टिफिकेट भी होता है, जैसे मेरा भी मिला, वो पहले तो हमें नहीं पता था इतना, मैरिज होने के बाद पता लगा कि एक अलग से सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसका, रिंग का, वो वारंटी कार्ड, वो सब मिलता है। मैं कह रहा हूं अगर मान लो वो गुम हो गया, मान लो मम्मी की थी, मान लो तुम्हारी मम्मी जो है उनकी मम्मी, तुम्हारी दादी, नानी की ज्वेलरी थी, आज तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दे दी और तुम्हारी मम्मी के पास उसका कोई भी पेपर नहीं है, तो क्या तुम ओनर नहीं हो उस प्रॉपर्टी के? बताओ। पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी गोल्ड है, बताओ क्या तुम ओनर हो या नहीं है? अभी ये ना बोले वो कह रहे मेरे को दे दो प्रॉपर्टी। कुछ बात समझ में आ रही है? जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है बाय पोजीशन हम क्या बन जाते हैं? ओनर। बस कहीं कहीं पे क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे मैंने एक ही एक्सेप्शन बताई है कि भाई अगर कोई आपने कार परचेज की है, अगर आपने बाइक परचेज की है तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैंने लैपटॉप खरीदा, मेरे से बिल गुम हो गया, इसका बिल गुम हो गया, मान लो मैंने करोल बाग नाम सुना है ना, मैंने करोल बाग से खरीदा था। मैंने कहां से खरीदा था? करोल बाग से खरीदा था। क्या मुझे बताओ मेरा बिल गुम हो गया तो क्या मैं इसका ओनर नहीं हूं? पर कल मान लो ये बंदा आ जाता, कहता नहीं ये लैपटॉप मेरा है। कल ये बंदा आ जाता, ये कहता रुक जाया करना, फिर छेड़ा मत कर। कल ये बंदा आ जाता है, कहता लैपटॉप मेरा है, तो मैं क्या कहूंगा? कोर्ट में चल प्रूफ कर दें कि लैपटॉप किसका है। क्या इसके अंदर एक हार्ड डिस्क लगी होती है, नहीं लगी होती? क्या उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, नहीं होता? क्या मैं अगर बता दूंगा कि हार्ड डिस्क के कितने पार्टीशन है, कौन सी ड्राइव में क्या डेटा है, तो पता नहीं लग जाएगा कि मेरा ही है और ये चोर मेरा है? आगे बात सोच, कोई दिक्कत है? वो ज्वेलरी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इनकी मदर को पता होगी जितनी दूसरे को पता नहीं होगी। अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई कोई नहीं लिया। आ गई बात समझ में? चले आगे। अब दोबारा उसी चार्ट पे आ गए। क्या आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लॉ है वो आपको क्लियर हो गए? क्या मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ क्लियर हो गए? अभी आपको लॉ क्लियर हुए। क्या आपको ये पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? क्या हमें डेफिनेशन पता है?
हम क्यों पढ़ रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी? क्योंकि हमें सर टोपा पढ़ना है। आ रही बात समझ में? तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है, यस और नो। हमें ये जानना पड़ेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। क्या इसकी कोई डेफिनेशन टोपा के अंदर बता रखी है? क्या टोपा ने इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रखा है? हाँ जी, यस। कहता है यस। क्या कहता है? यस। और यहां पे है बिग नो। तो टोपा के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है। टोपा के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है। टोपा नॉट डिफाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बस एक सेक्शन है, सेक्शन 3। कौन सा सेक्शन है टोपा का? सेक्शन 3। वो कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, लिख लो, डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड। वो कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। अंची, नंबर 1 स्टैंडिंग टिम्बर, नंबर 2 ग्रोइंग क्रॉप्स, नंबर 3 ग्रास, नंबर 3 ग्रास। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या हुआ यहां पे? इमूवेबल प्रॉपर्टी जो डिफाइन है वो टोपा के अंदर नहीं बताई गई, और ये बोला गया टोपा का सेक्शन 3 कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आता। लिखने की क्या जरूरत है? क्यों लिखा है यहाँ पे? ग्रोइंग क्रॉप्स क्यों लिखा है यहाँ पे? ग्रास क्यों लिखा है? क्या हमें खुद ही नहीं पता होता कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? मुझे बताओ, ये लिखने से ये थोड़ी ना समझ में आ गया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा। मैं कह रहा हूं ये लिखने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो यहां पे लिखो, आप मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर लिखो, इसमें जो सोगा है, सोगा के अंदर सेक्शन 2, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2। सोगा के अंदर, सोगा के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 7 किसको डिफाइन करता है? गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं, गुड्स को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? गुड्स को। और वो कहता है गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। वो कहता है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग। वेरी गुड। और कहता है ऑल्सो इंक्लूड्स, क्या बोलता है? ऑल्सो इंक्लूड्स। और पता है किस चीज को इंक्लूड किया है? इन तीनों को, इन तीनों को इंक्लूड कर रखा है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। क्या मुझे बताओ ये सोगा के अंदर ऑलरेडी कवर था? ये सोगा के अंदर ऑलरेडी कवर था, या लिखने की क्या जरूरत थी? जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ये चीज ऑलरेडी कवर है और हमें उसने बता दिया कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास क्या है? गुड्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। जब ऑलरेडी बता दिया है तो दोबारा से लॉ बता क्यों रहा है? जरूरत क्या है बताने की? देखा जाए तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बट कुछ तो चक्कर होगा जिस वजह से इसने बताया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी डेफिनेशन ढूंढनी होगी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। हमें किस चीज की डेफिनेशन ढूंढनी होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? मुझे बताओ, अगर किसी भी लॉ के अंदर डेफिनेशन ना बता रखी हो तो हमें कहां जाना होता है?
जनरल क्लॉसेस एक्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, जो ये हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का टॉपिक चल रहा है, इसी के नीचे हम लिखेंगे कि जो डेफिनेशन है किसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो कहां पे दी है, जनरल क्लॉसेस एक्ट 1897। कहां पे बता रखी है, जनरल क्लॉसेस एक्ट 1897। जनरल क्लॉसेस एक्ट 1897। और देखो वहां पे क्या लिखा हुआ, आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। किस चीज की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन से एक्ट में लिखी है, जनरल क्लॉसेस एक्ट 1897। ठीक है जी। देखो क्या बोलता है, कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, तो डेफिनेशन इंक्लूड्स में लिखी है। इंक्लूड्स का मतलब जो लिखा है वो तो है, इसके अलावा अगर लॉ मेकर को कुछ और लगा तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, नंबर 1 लैंड। अगर जमीन से कोई भी चीज, अगर जमीन के साथ कोई भी चीज अटैच है तो वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या लैंड जमीन के साथ अटैच, वो तो वैसी है। मैं ये कहूं कि लैंड के साथ कोई भी चीज क्या है, अटैच है, या बेनिफिट, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड या अर्थ बोल लो आप। मैं कह रहा हूं लैंड से आपको कोई भी क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। लैंड से आपको कोई भी क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो क्या है वो, इमूवेबल प्रॉपर्टी। anything attached to the land, जो मैं बोल रहा था बार बार, कोई भी चीज लैंड से क्या है, अटैच है, मतलब हमारे अर्थ से क्या है, अटैच है, तो वो भी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। anything permanently fasten to something attached with land। FASTENED, fastened to something attached with land, मतलब वही अर्थ। देखो मैं आपको क्या बोल रहा था कि उसने लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, टोपा के अंदर सेक्शन 3 में, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आएगा, स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास नहीं आएगा। सोगा में लिखा हुआ है ऑलरेडी, सोगा में ऑलरेडी लिखा हुआ है, गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऑल्सो इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, लिखा हुआ। मैं कहता हूं लिखने की क्या जरूरत थी, जब वो ऑलरेडी सोगा में लिखा हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे बता रहे हैं कोई भी चीज जो लैंड से अटैच होगी,
वेरी गुड, क्योंकि वेरी गुड पारू, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। क्या मुझे बताओ, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, मैं तीनों बेनिफिट आपको दोबारा से बताता हूँ। क्या ये तीनों के तीनों बेनिफिट स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, क्या मुझे बताओ ये तीनों के तीनों बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है या नहीं है? इसलिए क्या करना पड़ा, लिखना पड़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, सॉरी टोपा के अंदर जो सेक्शन है 3 उसके अंदर लिखना पड़ा कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर ये तीनों नहीं आएंगे। क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे बट डज नॉट इंक्लूड? क्या मैं अब रीजन भी दे सकता हूं कि यहाँ पे क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे इसको? क्योंकि ये ऑलरेडी कहां पे कवर है, सोगा में, क्योंकि ये ऑलरेडी सोगा में कवर है, इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे। क्या इसे कहेंगे हार्मोनाइज इंटरप्रिटेशन होगी ना। मुझे टोपा के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बनानी थी, हमने डेफिनेशन नहीं बनाई, हम कहां चले गए, जनरल क्लॉसेस एक्ट में। हम कहां चले गए, जनरल क्लॉसेस एक्ट के अंदर। जब हम जनरल क्लॉसेस एक्ट के अंदर गए तो जनरल क्लॉसेस एक्ट में लिखा हुआ है, जनरल क्लॉसेस एक्ट में लिखा हुआ है क्या आएगी, लैंड आएगी। जनरल क्लॉसेस एक्ट के अंदर कोनिका क्या लिखा हुआ है, लैंड आएगी। जनरल क्लॉसेस एक्ट के अंदर लिखा है कोई भी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड होगा वो भी आएगा। इसका मतलब कि ये तो 100% हो गया कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएंगे। बट जब हमने टोपा में डेफिनेशन लिखी तो हमने वहां पे लिख दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। ये हार्मोनाइज इंटरप्रिटेशन हो गई जनरल क्लॉसेस एक्ट और सोगा दोनों को मिला के। ये चीजें कहां लिखी हैं, जनरल क्लॉसेस एक्ट में। ये जो बट डज नॉट इंक्लूड लिखा है ये कहां लिखा है, टोपा में। ये लिख लो, ये बट डज नॉट इंक्लूड जो लिखा है ये कहां लिखा है, ये पूरा मैंने ग्रीनिश कर दिया, ये सारा टोपा में लिखा हुआ है भाई। ऊपर की सारी पिक्चर जनरल क्लॉसेस एक्ट, ऊपर की सारी पिक्चर जनरल क्लॉसेस एक्ट, और ये ग्रीनिश सारा टोपा में लिखा है। बस अब कहर मचा देगी जिस दिन होगा। कहेगी चैप्टर बाद में, चार्जर चाहिए, हाँ हाँ हाँ, पावर बैंक के साथ लो, डबल बेनिफिट लो। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आया इतना? अब ध्यान से सुनो, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में, अब जो भी मैं क्वेश्चन बोलूं बस आपको हाँ ना बताना, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर लैंड आ जाएगी? क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड आ जाएंगे, एक्सक्लूडिंग तीनों को छोड़ के? तीनों क्यों हटाए मैंने, क्योंकि सर टोपा के अंदर लिखा हुआ है इसको मत लेना, पर सर ये इसलिए लिखा है क्योंकि सोगा ने बोला है लेना। समझ में आ गया? अब एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, इसका एग्जांपल लिखो पिलर्स, मेट्रो पिलर्स नहीं है। अब मुझे बताओ जो मेट्रो के पिलर्स हैं क्या वो एनीथिंग अटैच्ड टू द लैंड, क्या वो जमीन से जुड़े हैं या नहीं है? अच्छा ये टिम्बर ऐसा क्यों लिखते हैं यहाँ पे, टिम्बर क्यों अड़ाते हो? क्योंकि पेड़ जो है सर वो कभी कटेगा, ऐसा तो कभी नहीं रहेगा कि सर वो जिंदगी भर रहेगा वो पेड़, एक ना एक दिन तो कटेगा। एनीथिंग परमानेंटली फास्टन्ड टू समथिंग अटैच्ड विथ लैंड, मतलब जो चीज आपने जमीन के साथ फंसा दी अब कभी नहीं निकलेगी। प्लांट एंड मशीनरी, जो ये बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं, मारुति कंपनी लगाती है, होंडाई कंपनी लगा रही है अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऐसे ऑयल के प्लांट लगते हैं, ऑयल रिफाइनिंग्स लगती हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स लगते हैं जो प्लांट और मशीनरी एक बार असेंबल हो गई उसके बाद डिसमेंटल आप कर ही नहीं सकते, उसके बाद आप डिसमेंटल
नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है कि सर एक बार प्लांट एंड मशीनरी लगा दी, कौन सी प्लांट एंड मशीनरी है? जो फासेंड हो जाएगी, मतलब एक बार लगा दी उसके बाद हिलेगी नहीं अपनी जगह से, डिसमेंटल कभी नहीं हो सकती, उसके बाद डिसमेंटल कभी नहीं हो सकती। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आपने वो सुना है पर नहीं जा, अरे मतलब वो कंपनी लेके चला है, प्लांट नहीं ना। जैसे आपने सुना होगा नैनो का प्लांट लगा था कोलकाता में, दीदी ने, ममता दीदी ने क्या किया, वहां से भगा दिया रतन टाटा जी को, तो उनका बेचारों का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि प्लांट जो वहां पे प्लांट मशीनरी थी वो वहीं रह गई और फिर वो कौड़ी के भाव में चली गई। वास्तव में वो कंपनी को लेके जाएंगे, मारुति कंपनी का जो प्लांट है उसको थोड़ी ना उठा के लेके चले जाएंगे। यहाँ पे एक छतरपुर मेट्रो स्टेशन, नाम सुना है आपको? पता है वो मेट्रो स्टेशन वहां पे नहीं बनाया गया, वो मेट्रो स्टेशन वहां पे नहीं बनाया, वो पहले से ऑलरेडी मेट्रो स्टेशन बनाया वहां पे असेंबल किया गया। जैसे आज आप देखते होंगे डीएलएफ ने इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं, तो ये बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं चलती है। आप देखते होंगे वो पिलर सब कुछ पहले से बना हुआ आता है, वो मशीन असेंबल कर रही होती है। कभी देखा होगा, बड़े से ऐसे पिलर्स लगा रही होती है, देखा है? उन्होंने नहीं देखा है ना? हाँ पता देखा होगा, पर आपने देखा होगा जैसे हम लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ब्रिक से, ये वो उस टाइप की कंस्ट्रक्शन नहीं चलती वहां पे। जैसे आपने सुना होगा बड़े बड़े मॉल्स बनाए इरोस ने, इरोस का नाम लिखा हुआ होगा, तो वो बस असेंबलिंग करते हैं वहां पे सारा। क्या वो चीजें ऑलरेडी बनी हुई आ जाती? नहीं आ जाती, वो सारे पिलर्स ऑलरेडी बने हुए आ जाते हैं। कभी देखा वहां पे ईंटें, कभी देखी वहां ईंटें रखी हो? वहां ईंटें नहीं होती कभी। क्यों नहीं होती? जरूरत ही नहीं है। कुछ बातें समझ में आ रही? वो छोटा मोटा कभी होगा काम, वो अलग बात है, पर अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए वो ईंटें यूज नहीं करते, क्योंकि वो यूज होगी ही नहीं वहां पे। कुछ बात समझ में आ रही है? मेरे कहने का क्या मतलब है कि भाई जो प्लांट और मशीनरी क्या होगी, अटैच होगी अर्थ के साथ, अब कभी डिसमेंटल हो ही नहीं सकती, और अगर डिसमेंटल भी हुई तो उसका यूज नहीं होगा, वो यूजफुल नहीं होगी। तो मुझे बताओ, क्या उसे भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो क्या प्लांट और मशीनरी भी जो फास्टेंड हो जाएगी, अटैच टू द अर्थ, क्या वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा? क्या जो प्लांट और मशीनरी डिसमेंटल हो सकती हो? बहुत सारी प्लांट और मशीनरी है, प्रोजेक्टर प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में आता है, ये डिसमेंटल हो सकता है। आ रही कुछ बातें समझ में? तो देखो अब क्या कहानी है। ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना। कौन सी चीज? प्रोजेक्टर मूवेबल प्रॉपर्टी है भाई। नहीं 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 नो 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 प्रूफ। ये देखो ना, ये हमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि टिल द टाइम, इसका मतलब जब तक पेड़ खड़ा है, जब तक पेड़ खड़ा है उस पे एप्पल लगा है, तब तक वो इमूवेबल है। जब वो एप्पल निकलेगा तो वो मूवेबल होगा। पगला गया है ये। जब तक ये यहाँ बैठा है इमूवेबल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड बस। सर है सर, सुना है, ये गलत सुना है भाई। लॉ में लिखा है, लॉ में क्या लिखा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी? लैंड। बताइए लैंड है? नहीं। क्या ये थिंग्स अटैच ना, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, लैंड के साथ है ये? कहाँ है भाई लैंड? कहाँ है? प्लीज एक टेबल है, टेबल है वो, दैट इज स्क्रूड टू द ग्राउंड, देन व्हाट इज दैट? क्या निकल नहीं सकती? डिसमेंटल हो सकती नहीं हो सकती? तो बस मूवेबल हो जाएगी। ऐसे कौन सी टेबल बना रहा है जो डिसमेंटल नहीं हो रही है भाई? कितनी बड़ी टेबल बना रहा है। अगर लिफ्ट बोलता, जो हमारे मॉल्स के अंदर लिफ्ट लगी है, तो वो लिफ्ट पहले वो असेंबलिंग करके लगा देते हैं। अब उस लिफ्ट को क्या बोलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब तो लिफ्ट क्या होगी? इमूवेबल। वो एक्सीलेटर क्या हो गए? इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गए वो। अब तो वो पूरे के पूरे एक्सीलेटर इतने 4 मंजिला पता नहीं कितने बने हुए, कितने फुट के, वो सब निकाल के ले जाएगा क्या? वो अब ऐसे डिसमेंटल नहीं होते। लिफ्ट भी थोड़ी ना अब ऐसे डिसमेंटल, जब वो वहां वो अब अटैच हो गई उसके साथ, वो चीज बन गई। इसको थोड़ी ना बोल देगा ऐसे, मतलब कि जब मन में आएगा चलो जी लिफ्ट निकाल के ले जाओ, आज अपने घर के काम आएगी, ठीक है, छत पे चढ़ना। ऐसा ड्रामा नहीं होगा उसके साथ। तो छेड़ता है मेरे को, क्या कर?
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। अभी चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ। हाँ, अभी क्या बन रहा है? बेस। So you told me to start this contract. हाँ हाँ करेंगे ना, तो क्या हो गया, आज यही पढ़ लेंगे, क्या जा रहा है? देखो दिक्कत है। What did I just repeating ना? इसको अलग से बैठ के पढ़ा। नहीं। अभी देखो यहाँ पे, क्या मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे लीज बोला था, अब मैं लीज को और आगे कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ट्रांसफर के अंदर मैंने बोला था लीज आता है, क्या प्लांट और मशीनरी भी लीज पे दी जाती है? नहीं दी जाती? दी जाती। अब क्या यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी कि अगर कोई प्लांट और मशीनरी क्या है, इन जनरल प्लांट और मशीनरी बताओ कहाँ कवर होगा? वेरी गुड, इन जनरल प्लांट और मशीनरी को आप मूवेबल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो कि जो यहाँ पे है इसकी एक एक्सेप्शन है लीज की, और लीज की एक्सेप्शन है प्लांट और मशीनरी। तो प्लांट और मशीनरी मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है। पर मुझे बताओ, मूवेबल प्रॉपर्टी आपने सोगा में मान लिया, क्या इसकी भी एक्सेप्शन आ सकती है? यस। क्या प्लांट और मशीनरी की भी एक्सेप्शन क्रिएट हो सकती है? यस। कैसे क्रिएट हो जाएगी? अगर सर वो प्लांट और मशीनरी क्या है, परमानेंटली है ना? अगर वो प्लांट और मशीनरी, यहाँ पे लिख लेना, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, अगर वो प्लांट और मशीनरी क्या है, परमानेंटली है, तो वो कहाँ कवर हो जाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। और उसमें क्या लग जाएगा? टोपा। ये डिसाइडेड केस लॉ है इसके ऊपर, आपके उसमें नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लांट और मशीनरी, इन जनरल प्लांट और मशीनरी कभी भी कोई पूछे, मूवेबल, हमेशा मूवेबल, हमेशा हमेशा और हमेशा। पर अगर उसने बोल दिया कि ये प्लांट और मशीनरी परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ, अटैच्ड टू द लैंड, इमूवेबल। जैसे ये वर्डिंग बोलेगा इमूवेबल बना देंगे। देव सेना गलत किया, ठीक है, आगे बात समझ में। देखा कहां पे लिखवाया जाके? अब देखो ऐसे ही यहां लिखा होगा जाके। अभी हम सोवा के अंदर गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, और गुड्स की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? गुड्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यही पढ़ा ना, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और क्या पढ़ा? ऑल्सो इंक्लूड्स, हाँ जी, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। पर आपको पता है वहां पे लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड, वहां पे लिखा हुआ है बट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। तो यहीं पे, यहाँ पे स्टार बना के लिखो, यहाँ पे स्टार बना के लिखो। किसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ ये? अबे हाँ, मूवेबल, वेरी गुड, मूवेबल। ये सोगा की डेफिनेशन के अंदर बता रहा हूँ, अभी सोगा की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं की थी जानबूझ के। तो सोगा की डेफिनेशन में लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड। सोगा की डेफिनेशन में लिखा है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ये पर क्या लिखा हुआ है कोनी का? बट डज नॉट इंक्लूड। तो बताओ जी क्या नहीं आता? दो चीजें नहीं आती पारुल, एक्शनेबल क्लेम और मनी, एक्शनेबल क्लेम और मनी। अब मुझे बताओ एक्शनेबल क्लेम क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल? इमूवेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोगा में उसे हटा दिया, हाँ, सोगा के अंदर उसे हटा दिया, तो एक्शनेबल क्लेम क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक्शनेबल क्लेम क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इतनी पहली बात समझ में आ गई? अब जो एक्शनेबल क्लेम है ये होता क्या है, किसी को पता है पहले? क्या? पूरा 1 घंटा लगेगा, एक्शनेबल क्लेम बताऊंगा, अभी के लिए बस बता देता हूँ आप। वो तो ठीक है, होता क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ। एक्चुअली हाँ, देखो इतना याद है बच्चे को। कोनिका ने मुझे चेक दिया और वो चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। इट इज एन एक्शनेबल क्लेम, इट इज अ अनसिक्योर्ड डेब्ट। आगे की बात समझो, which can be claimed by filing a suit in a court under section 138 negotiable instrument act। सर अनक्लेम्ड डिविडेंड इज नॉट अनक्लेम्ड। फिर से बता रहा हूं। नहीं, वो बात एक्शनेबल क्लेम, इट इज अ काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड डेब्ट। एक्शनेबल क्लेम इट इज अ काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड डेब्ट। बट ये 1 घंटा लगेगा इस टॉपिक के ऊपर, टॉपिक है हमारे एक्शनेबल क्लेम, इट इज अ काइंड ऑफ
अनसिक्योर्ड डेब्ट, यो आपको गैम्बलिंग मनी और पैसे तो इसमें आता है ना। हाँ वो सब आएगा। पर मैंने क्या पूछा था, मतलब ये आप एग्जाम्पल देने लग गए, जैसे ये भी नालायक एग्जाम्पल देने लग गए। तो एक्शनेबल क्लेम क्या, आपने मुझे चेक दिया था आशी, आपने मुझे क्या दिया था, चेक। और ये क्या कौन है, आयशिता। आयशिता। आयशिता आपने मुझे जो चेक दिया वो चेक बाउंस हो गया, तो क्या मैं आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता हूँ? यस, सेक्शन 138 में सूट फाइल होता है, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मजे ले ले, कोई नहीं, कोनिका क्लास खत्म होने के बाद बताना। सर अभी समझ में नहीं आया तो बोल देना नहीं समझ नहीं, में तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ I told you not to sit out the URL in our अनसिक्योर्ड है? नहीं, मैं बात मेरे बारे में बताऊं। तेरे को एक्शनेबल क्लेम का लिटरल मीनिंग समझ में आ गया? गुड। तो एक्शनेबल क्लेम इट इज अ काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड डेब्ट। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? एग्जांपल तो दे ही दिया, चेक। मुझे बताओ एक्शनेबल क्लेम में कौन सा एक्ट लगेगा? टोपा। एक्शनेबल क्लेम में कौन सा एक्ट लगेगा? टोपा। मुझे बताओ मनी में कौन सा एक्ट लगता है? मनी है। पता नहीं मनी में भाई देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी सोगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी टोपा, मनी। I tell you. क्या मनी मूवेबल है? नो है, यस। मतलब सर, आप, money is like पर क्या हम उसे, एक मिनट, मनी मूवेबल है नो डाउट, बट क्या हम उसे सोगा में कवर कर रहे हैं क्या? नो। क्या क्या हम, हाँ वेरी गुड। देखो इसलिए पता है क्या, वो चक्कर में पड़ गए। मैंने बोला मनी मूवेबल है, मैंने कहा नहीं। नहीं, ये तो मैंने कहा एक मिनट रुक जा, मैंने कहा मनी इमूवेबल है, मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि जो मनी है सोगा से हटा दी, मतलब वो मूवेबल नहीं है। इन अ प्राइमा फेसी आपको मूवेबल है, बट हमने हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि हम उसके ऊपर सोगा नहीं लगाना चाहते, इसलिए हटाया। तो उस एक्सेप्शन में आ जाता है ना, वो जो आपने फर्दर करके लिखवाया था कि जो सोगा में मूवी प्रॉपर्टी की आएगी वो टोपा में आएगी। पर टोपा में जो आएगी, मैंने एग्जांपल में गिफ्ट लिखवाया था, मैंने कहा था उसके आगे मैं नहीं बता रहा। ये भी लिखवाया था। एक्सेट्रा भी लिखा है। हाँ, एक्सेट्रा वर्ड लिखवाया था ना, एक्सेट्रा। एक्चुअली में भी लिखवाया हुआ है। दो ही, मनी तो नहीं लिखवाया। नहीं। इसका मतलब मनी कहाँ कवर है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखो। वाह, Yes. मेरे को लगी था नेगोशिएबल। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है अब? मजा आया अब? रटवा नहीं रहा आपको, मगअप नहीं करवा रहा, चीजें निकाल निकाल के बता रहा हूं, खुद खुद के। पूरी 2-3 रातों की मेहनत है, तब जाके ये काम हुआ है। अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, फाउंडेशन बन रही है, अब जाके होगा चैप्टर स्टार्ट। Thank God. सॉरी, एक चार्ट और रह गया, फिर जाके स्टार्ट होगा। अच्छा, sir is wrong. What wrong? Yes, sir. बस ये लास्ट चार्ट है, फिर चैप्टर स्टार्ट करो। देखो कितना नंबर है इसका चार्ट? This is 7, 8, 9. 9th है। चलो 9th नंबर नहीं देते, हाँ 10th देना। 9th डिफरेंस बिटवीन करके आना, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और कब करोगे? जब ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, असली में चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसलिए 10th नंबर कर दिया इसको। देखो क्या हो रहा है, क्या आपको टोपा के अंदर 1882, क्या अब आपको 1882 का मतलब पता लग गया? Yes.
क्या पता लगा 1880 and it is ratified. कि सर ये ब्रिटिश ने बनाया था, पर ये इंडिया में क्यों चल रहा है? क्योंकि It is recognized. आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। कोई भी आपको रीजन पूछेगा बता सकते हो। दूसरा, एक्ट का मतलब तो आपको पता ही था। क्या आपको ट्रांसफर का मतलब पता लग गया? सेल, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, गिफ्ट, आगे बस में और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। क्या प्रॉपर्टी का मतलब पता लग गया? प्रॉपर्टी क्या है सर? प्रॉपर्टी टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेरी वेरी गुड आयशिता। टेंजिबल, इंटेंजिबल, आगे बात समझ में। टेंजिबल, जो प्रॉपर्टी टेंजिबल होगी उसमें आएगी मूवेबल, इमूवेबल। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर सोगा है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर टोपा है, रजिस्ट्रेशन है, स्टैंप ड्यूटी है, और भी 2-4 लॉ हो सकते हैं। वो मैंने नहीं लिखवाया। सेसेशन एक्ट भी है, वो मैंने नहीं लिखवाया। और भी 2-4 एक्ट थे, मैंने नहीं लिखवाया। क्या हमें ये भी पता लग गया कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी और इमूवेबल कौन सी होगी? सर सीधी और सिंपल सी बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी टोपा ने डिफाइन नहीं की। उसने बस अपने सेक्शन 3 में ये लिख दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। और सर ये उसके लिखने का रीजन भी हमने समझ लिया कि उसने ये यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि सर जनरल क्लॉसेस एक्ट में उसे इंक्लूड कर लिया था, और सर सोगा ने उसे इंक्लूड कर रखा था। सोगा ने भी इंक्लूड कर रखा था, जनरल क्लॉसेस एक्ट ने भी इंक्लूड कर रखा था। अब जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन टोपा में नहीं दी है और हमने जनरल क्लॉसेस एक्ट क्या कर लिया, देखा, तो आपको नहीं लग रहा ये तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई कि सोगा के अंदर भी कवर हो गया स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, और टोपा के अंदर भी कवर हो गया। तो इसलिए उन्हें सेक्शन 3 में लिखना पड़ा साफ साफ कि हम इस चीज को इंक्लूड नहीं करें। वरना जरूरत क्या थी ना, जब एक एक्ट ने बोल ही दिया था, जब एक एक्ट बोल ही रहा था कि हमारी डेफिनेशन के अंदर आता है, वो बोल ही तो रहा था ना, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड आल्सो इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप। जब वो बोल रहा था तो टोपा को लिखने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि सर टोपा के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं था। हम गए कहा जनरल क्लॉसेस एक्ट, और वहां पे स्टैंडिंग टिम्बर इनको इंक्लूड कर दिया था। तो सर लिखने की तो जरूरत थी, वरना तो क्या हो जाता, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ था, लैंड। वहां पे क्या लिखा था, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, एंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड स्टैंडिंग टिम्बर, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स। अब बात समझ आ रही है? इसलिए सेक्शन 3 के अंदर टोपा में उसको हटा दिया लिख के, जिससे कि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो और एक हार्मोनाइज क्या हो जाए, इंटरप्रिटेशन आ जाए उसकी। समझ में आया? उसके बाद क्या मुझे ये भी पता लग गया कि प्रॉपर्टी का मतलब बंडल ऑफ राइट्स होते हैं? क्या मुझे ये भी पता लग गया कि प्रॉपर्टी के अंदर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आता है, जिसमें कि मतलब मेरा इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी के अंदर? बात समझ में आ रही है? और एक इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बहुत सारे की हो रही है। पर क्या एक इंटरेस्ट भी आ जाएगा तो क्या वो प्रॉपर्टी मान ली जाएगी? यस, वो क्या मान ली जाएगी? प्रॉपर्टी। और अगर कोई इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होगी, क्या उसके ऊपर टोपा लग जाएगा? नो, उसके ऊपर अलग अलग एक्ट है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अलग अलग एक्ट लगते हैं, आईपीआर, अलग अलग एक्ट लगते हैं। समझ में अब आ गया? देखो एक एक वर्ड को खोद दिया है, पर मैंने कहा एक चीज रह गई, ठीक है ना? और वो क्या है, देखो इस मूवी का हीरो कौन है? ये जो प्रॉपर्टी होती है वो उसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब ट्रांसफर पार्टीज कैसे, देखो क्या ट्रांसफर, प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हो सकती है? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो सकती है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। हाँ जी, क्या पार्टीज प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं? यस। क्या जो प्रॉपर्टी है वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी ट्रांसफर हो सकती है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। विडो, विधवा, हस्बैंड मर गया, अब जो विडो है वो कहां रहती है? अपने मम्मी पापा मतलब जो लड़के के मम्मी पापा थे उनके साथ रहती है, अपने लॉस के साथ। अब जब हस्बैंड मर गया, क्या उसके पास इनहेरेंट राइट आगे नहीं आ गया कि वो उस घर के अंदर रहेगी और कोई भी उसे निकाल नहीं सकता? भाई निकाल दिया तो वो निकाल देगी तुम्हें। आ रही कुछ बात समझ में? आप उसे नहीं निकाल सकते। अब
क्या मुझे बताओ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो राइट आया या एक्ट ऑफ पार्टीज हुआ? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो राइट आया। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जब कोई राइट आता है तो उसके अंदर कई बार एग्जीक्यूशन होता है, कई बार क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन लिख लेना। कई बार क्या होता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है। क्या कंपनियां इंसॉल्वेंट हो जाती, नहीं हो जाती? और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ फिर वो प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या ससेशन हो सकता है, नहीं हो सकता? ETC एग्जीक्यूशन का मतलब होता है साइन कर दिया कोर्ट ने, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कोर्ट ने साइन कर दिया। इंसॉल्वेंसी कंपनी के केस में हो जाती है, वैसे जो लोग हैं उनके केस में भी हो सकती है, इंडिविजुअल के केस में भी इंसॉल्वेंट हो सकता है ना कोई बंदा, और कोर्ट क्या कह देगा कि भाई अब तेरी नहीं रही है प्रॉपर्टी। और इंसॉल्वेंसी लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आपकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ दूसरे के पास चली जाएगी। ससेशन आपको पता ही है। तो ससेशन के लिए क्या बना हुआ है, ससेशन एक्ट बना हुआ है। फिर वो टोपा से कवर नहीं होगा, ये चीज किससे कवर होगी, ससेशन एक्ट से। टोपा से कवर नहीं होगी, लिख लेना, ससेशन एक्ट से कवर होगा ये सब, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब उसके अलावा और भी लग सकते हैं, जो भी हो देखना पड़ेगा। इधर सुना है आपने टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स? टेस्टामेंट्री का मतलब क्या होता है, टेक्स इफेक्ट आफ्टर डेथ। तो इस पे कौन सा लॉ लगेगा? क्योंकि ये क्या हो रहा है, आफ्टर डेथ। तो जैसे हम एग्जांपल, कई बार क्या होता है, फादर ने अपनी क्या बना दी, विल, तो क्या विल के ऊपर टोपा लगेगा? जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है किसके थ्रू, विल के थ्रू, क्या ये ट्रांसफर है या नहीं है? यस। क्या जो प्रॉपर्टी विल के थ्रू ट्रांसफर हो रही है क्या उस पर टोपा लगेगा? बिग नो नहीं लगेगा, बता रहा हूं क्यों। उसके ऊपर ससेशन एक्ट लगता है। क्यों लग रहा है ससेशन एक्ट? क्योंकि ये टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। क्या मैंने जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ाया था वहां पे बताया था कि टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स इन विच इमीडिएट इफेक्ट, जैसे सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इमीडिएट इफेक्ट, गिफ्ट। तो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होता ही कौन है, जब आफ्टर डेथ आपके पास वो प्रॉपर्टी आ जाएगी, आपके पास वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो कैसे आ रही है, या तो विल पे आ रही है या तो ससेशन में आ रही है। तो कौन सा एक्ट लगेगा, ससेशन एक्ट लगेगा। क्या ये भी प्रॉपर्टी के लिए? यस। क्या ये भी प्रॉपर्टी के लिए? यस। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक आदमी को ट्रांसफर नहीं हो रही। हो सकता है ना एक आदमी के 2 बच्चे हो सकता है एक आदमी के 4 बच्चे हो सकता है एक आदमी के 3 बच्चे हो। अच्छा, उसमें डॉटर भी हो सकती है। और आज की डेट में ससेशन एक्ट कहता है लड़की का भी बराबर का हक है जितना लड़के का। आगे की बात समझ में। दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ देखो क्या बोलता है। कहता है अगर इंटर वीवोस, ये क्या है, ये लैटिन वर्ड है, अभी दिखाता हूं आपको। JIGL देखा आपने, JIGL, ये JIGL में देखो, JIGL में सबसे लास्ट पेज यहां पे कहीं पे लिखा हुआ है बिटवीन लिविंग पर्सन्स। क्या लिखा है कोनिका? बिटवीन लिविंग पर्सन्स। क्या ये एक्ट ऑफ पार्टीज हो रहा है? यस। क्या लिविंग पर्सन्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते, नहीं कर सकते? उसको क्या बोलते हैं, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब समझ में आया? ये कहानी है भाई। तो क्या ये ब्रैकेट में लिख दिया ना, बिटवीन पार्टीज लिख लिया ना। कौन सी पार्टीज है?
लिविंग पर्सन्स है ये, ठीक है ना, ये लिविंग पर्सन्स है। तो क्या इसमें टोपा लगेगा? क्या इस पे टोपा लगेगा? यस, इस पे लगेगा टोपा। देख रहे हो कहां छुपा हुआ बैठा है टोपा, यहां से पकड़ना पड़ा इसको। अब जब टोपा लगेगा तो टोपा दो तरीके से लगेगा, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी? वेदर मूवेबल इमूवेबल, कोई भी हो सकती है। अब जाके देखो मैंने मूवेबल लिखा है। दूसरी तरफ स्पेशल, दूसरी तरफ क्या बोल रहा है? स्पेशल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है? स्पेशल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कुछ स्पेशल केसेस होंगे जहां पे क्या लगता है? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लगेगा। एक तो सिंपल केसेस है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, मूवेबल के ऊपर इमूवेबल। मूवेबल के एग्जांपल क्या है? एक्शनेबल क्लेम, नहीं एक्शनेबल क्लेम थोड़ी ना आएगा इसमें, गिफ्ट आएगा, गिफ्ट ना आएगा। एक्शनेबल क्लेम तो क्या है? एक्शनेबल क्लेम क्या है? अच्छा, एक्शनेबल क्लेम को मूवेबल प्रॉपर्टी बोलोगे या इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलोगे? नहीं one second. I don't know about it. Immovable. No, one second. आप टोपा लगेगा लेकिन वो प्रॉपर्टी तो मूवेबल है। हाँ भाई, वो प्रॉपर्टी तो मूवेबल ही है, पर सोगा नहीं लगेगा इसलिए उसको हटाया है। मनी के ऊपर सोगा नहीं लगेगा इसलिए हटाया। क्या मनी मूवेबल नहीं है क्या? इसलिए इग्नोर हुआ क्या? अच्छा, गिफ्ट क्या है? मूवेबल इमूवेबल। सर गिफ्ट वेरी गुड, कुछ भी मेरे को पता था ये बोलने वाला है। मुझे पता था। स्पेशल केसेस में आ जाओ, स्पेशल केसेस में। स्पेशल केसेस में देखो क्या क्या केसेस होंगे। आगे चार्ट जा रहा है, मेरे पास पेज नहीं है स्पेशल केसेस का। आगे फर्दर स्पेशल ट्रांसफर किसका? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। पहला सेल, टोपा के अंदर कवर है ना ये सारा। सेल कौन से सेक्शन में कवर है? 54 से लेके 57। टोटल कितने सेक्शन है इसमें टोपा में? टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 137। टोटल 137 सेक्शन। क्या सर हम 137 पढ़ने? बेटा नहीं, आपके सिलेबस में 137 नहीं है, पर मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा जब सिलेबस में, जितने उतने पढ़ा दूंगा भाई। मॉर्गेज एंड चार्जेस, पता है ना मॉर्गेज किसके ऊपर होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर। सेक्शन 58 से लेके 104। देखो कितना खतरनाक बेस बना दिया आपका। लीज 105 से 107। एक्सचेंज 118 से 121। क्या ये सब ट्रांसफर में आ रहे थे? नहीं आ रहे थे। गिफ्ट 122 से 129। एक्शनेबल क्लेम, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे भाई एक्शनेबल क्लेम्स का, 130 से 137। खत्म। अब जाके टोपा स्टार्ट कर, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ जानबूझ के, और फिर टोपा स्टार्ट कर रहे हैं। So one is special case and one is what is then you go the previous time. एक मिनट।